So good morning, students, all of you. Today we are just discussing the last topic in brief, that is the difference between goods and services. I am sure कि आप सभी ने टॉपिक घर पे रीड किया होगा और आपको कुछ इजी भी लगा होगा, राइट? अब और इजी बनाना है तो चलिए फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले टेंजिबिलिटी की बात आ रही है। हाँ जी, गुड्स कौन से फॉर्म में होते हैं बच्चों? टेंजिबल फॉर्म में, whereas सर्विसेज कौन से फॉर्म में होती हैं? इंटेंजिबल। दिस इज श्योर। गुड्स को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, which is really existing in the life, but services are in the intangible form. Second point here, which is mentioned in your book, that is inventory. अगर सबसे पहले हमें गुड्स की बात करनी चाहिए, if we talk about goods, inventory must be maintained. अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है बच्चों? हाँ जी, what is the meaning of inventory must be maintained? क्या लगता है? एक बात बताएं, एक मेडिसिन का शॉपकीपर अपना इन्वेंट्री का पूरा स्टॉक मींस इन्वेंट्री, एक ही बात है बच्चों, राइट? अकाउंटिंग टर्म्स के हिसाब से भी मैं आपको बता रहा हूँ। आप इन्वेंट्री बोले, स्टॉक बोले, बात एक ही है। इसका पूरा हिसाब किताब मेंटेन करके रखना पड़ता है। यू नो व्हाई? व्हाट इज द बेसिक रीजन? क्योंकि अगर एक बार गुड्स सोल्ड हो गया तो ज्यादा खुश नहीं होता बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या कहते हैं, उसे वापस से अरेंज भी तो करना है। सपोज एक मेडिसिन है पैरासेटामोल और एक दवाई की दुकान पे उसके 20 पैकेट्स थे, ठीक है? अब शॉपकीपर ने वो सारे सेल आउट कर दिए और उसने अगर इन्वेंट्री का हिसाब किताब मेंटेन नहीं किया, कस्टमर आ रहा है और आप कह रहे हैं सर हमारे पास है ही नहीं। आप चेक करना, जब भी आप मेडिसिन के स्टोर पर जाएंगे, ये बात फैक्ट है, जो भी दवाई वो सेल आउट करते हैं उसे वो अपनी एक रफ डायरी में भी नोट डाउन करते रहते हैं। यू नो व्हाई? ताकि इन्वेंट्री का मैनेजमेंट चलता रहे, बिकॉज एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक बार सेल होने के बाद आपको वापस भी तो अरेंज करना पड़ेगा। इन द सेम मैनर मिठाई की शॉप पे भी हो सकता है बच्चों। आप सोचिए, अगर मालिक ध्यान ही नहीं दे रहा, इन्वेंट्री का मैनेजमेंट ही नहीं कर रहा, तो क्या होगा? एक बार तो स्वीट सेल आउट हो गई, बट लेटर ऑन अगर आपने उसको वापस से रेडी नहीं करवाया उस स्वीट को पर्टिकुलर, और कस्टमर आया, तो क्या प्रॉपर डिमांड सप्लाई कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। यानी कि गुड्स के अंदर, if we talk about goods, inventory must be maintained, whereas services की बात करें, no requirement to maintain inventory, क्योंकि यहाँ पर इन्वेंट्री जैसा कुछ होता ही नहीं है। नेक्स्ट, inseparable। क्या है जी inseparable? Goods can be separated from providers, of course। कितने सारे प्रोडक्ट पता ही नहीं आपको किसने बनाए, ठीक है? आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। एक कोने से इंडिया के किसी ने मैन्युफैक्चर किया और भले उसने अपना ब्रांड नेम भी दिया नहीं दिया, डजंट मैटर। जैसे पतंजलि के केस में होता है, ये फैक्ट है। आप पतंजलि का प्रोडक्ट्स इतने सारे देखते हैं, लेकिन क्या सारे पतंजलि खुद बनाता है? नॉट एट ऑल। कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कोई और इंडस्ट्रीज बना रही है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बना रही है, और टैग किसका लग रहा है? पतंजलि का। तो भाई गुड्स को तो आप सेपरेट कर सकते हैं, कौन बना रहा है, कौन कंज्यूम कर रहा है, नो आइडिया, ठीक है? लेकिन सर्विसेज को आप सेपरेट नहीं कर सकते। हमने डिस्कस भी किया था, लाइक if a doctor is providing you services, पेशेंट को सर्विस दे रहा है। अब ये थोड़ी ना है कि एक दिन डॉक्टर ने कहा अपनी वाइफ को आज तुम दे दो सर्विस मेरी जगह, या लॉयर ने कहा कि भाई अपने फ्रेंड को कि तू आज कोर्ट चले जा, नहीं। या मैंने कहा कि सर बच्चों आज मैं नहीं पढ़ा रहा, मेरी डॉटर पढ़ा रही है, तो नॉट एट ऑल पॉसिबल। सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोवाइडर्स, राइट? देन वी डिस्कस स्टैंडर्डाइजेशन। यस, गुड्स कैन बी स्टैंडर्डाइज्ड, यानी कि गुड्स में हमने आपसे डिस्कस भी किया था, अलग अलग मार्क्स लगते हैं, ISI मार्क, FIC, SSCI मार्क, अलग अलग फूड क्वालिटी से रिलेटेड, राइट? बट इफ यू टॉक अबाउट सर्विसेज, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है बेटा। क्यों? क्योंकि सर्विसेज के अंदर क्वालिटी मेंटेन करना इज नॉट अ इजी टास्क। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने डिस्कस भी किया था लास्ट टाइम में कि एक बैंक है, बहुत ही अच्छा बैंक है, SDFC बैंक सपोज, बट हो सकता है कि बीकानेर में जो लोगों ने जो एम्प्लॉइज है यहाँ पर, उनका वे ऑफ बिहेवियर टुवर्ड्स कस्टमर, और एक नागौर में, नोखा में, जयपुर में, दिल्ली में, मुंबई में, हर जगह बेटा डिफरेंट है। हर जगह डिफरेंस होता है इस चीज में, राइट? तो अगर हम क्वालिटी की बात करें सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है ना? कंपनी कभी भी कह नहीं सकती गारंटेड कि यस हमारी जितनी भी ब्रांचेस हैं एंटायर वर्ल्ड में, सब जगह एक ही जैसी सर्विसेज मिलती है। इनफैक्ट इफ वी टॉक अबाउट डोमिनोज, हालांकि वो गुड्स की कैटेगरी में आ गया, बट डोमिनोज भी साथ साथ सर्विसेज भी तो दे रहे हैं। और हो सकता है कि सर्विसेज, आप यहाँ पर डोमिनोज गए, आपको हो सकता है हाफ एन आवर में प्रोडक्ट मिल रहा है, और हो सकता है वही बड़ी सिटी में गए तो उनकी सर्विस इतनी फास्ट है कि विद इन 10 मिनट्स वो आपको ऑर्डर सप्लाई कर रहे हैं, राइट? इनफैक्ट गुड्स की भी बात करें
तो डोमिनोज की अगर आप बीकानेर का पिज्जा खाएंगे या जयपुर का पिज्जा खाएंगे, यू विल फील द डिफरेंस। ये होता है बच्चों कई जगह, ठीक है। गुड्स को इसलिए लिखा इन्होंने, गुड्स कैन बी स्टैंडर्डाइज, और प्रॉपरली अगर कुछ ईटेबल्स है जो आपके पास ये पैकेट रेडीमेड बनकर आता है, जैसे कि कोई ब्रिटानिया का चॉकलेट है या अमूल का चॉकलेट है, प्रोडक्ट है, ईटेबल है, बिस्किट है, तो वो हर जगह ऑफ कोर्स एक जैसा मिल सकता है। उसके अंदर आप क्वालिटी को भी सुपीरियर कर सकते हैं, बट सर्विसेज के अंदर ऐसा नहीं होता। आगे चलते हैं, नेचर। नेचर गुड्स की क्या बात है? गुड्स के अंदर अगर हम नेचर की बात करें, इट इज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल कार, टीवी, रजिस्टर्स, कंप्यूटर, व्हाटएवर, लैपटॉप, आईपैड। बट अगर प्रोसेस सर्विसेज की बात करें तो इसका क्या नेचर है बच्चों? सर इट इज एन एक्टिविटी और प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है सर। जैसे कि वॉचिंग अ मूवी, जैसे कि टेकिंग अ सर्विसेज फ्रॉम लॉयर, टेकिंग ट्यूशन फ्रॉम टीचर, या टेकिंग क्लास फ्रॉम स्कूल, या फिर डॉक्टर से सर्विसेज लेना, राइट बच्चों, ठीक है। फिर आता है टाइप। अब टाइप क्या है बताइए? होमोजीनियस मीन्स व्हाट? एनी आइडिया? होमोजीनियस मीन्स व्हाट? Anybody wants to explain anything? What do you mean by understand by homogeneous? Understood? Homogeneous means what? Goods are in the homogeneous form. हर जगह एक जैसे ही मिलेगा आपको, of course, अगर वो फिक्स क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, राइट? ठीक है ना। मैं कोई रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां तो ऑफ कोर्स सर्विसेज अलग अलग टाइप की हो सकती है, खाना भी अलग अलग टाइप का हो सकता है, बट इफ यू टॉक अबाउट सर्विसेज प्रॉपर्ली, वो हेट्रोजीनियस होगा, हर जगह अलग अलग टाइप का। लास्ट, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। गुड्स की कंडीशन में ऑनरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड। लाइक आई एम रनिंग अ फर्नीचर शोरूम, तो जब तक मेरे पास फर्नीचर है वो मेरे लिए स्टॉक है, और जैसे ही मैंने सेल आउट कर दिया वो ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। अग्री कर रहे हैं ना बच्चों? आपने एक लैपटॉप परचेज किया डेल के शोरूम से, जब तक आपने नहीं परचेज किया था वो प्रॉपर्टी डेल के शोरूम की थी, ऑनरशिप उनके नाम थी। जैसे ही आपने परचेज किया, ऑनरशिप आपके नाम ट्रांसफर हो गई बच्चों। बट क्या ऑनरशिप सर्विसेज की कंडीशन में ट्रांसफर हो सकती है? सर नॉट एट ऑल पॉसिबल, नहीं हो सकती। आज टीचर मैं ही हूं बेटा, आप अचानक से टीचर नहीं बन सकते। ऑनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर। सर्विसेज में आप कैसे ट्रांसफर करेंगे? सोचिए, एक बैंक का एम्प्लॉय जो आपको सर्विस दे रहा है, आप उसको खरीद नहीं सकते, आप उससे सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं, बट ये थोड़ा ना कि आप सर्विसेज की ऑनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं, नॉट एट ऑल। ठीक है बच्चों, तो गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ कोर्स इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक इन स्टार्ट, तो इनिशियल लेवल पर। अब हम बात करते हैं गहराई से कि हमें फाइनली इस चैप्टर में और क्या क्या पढ़ना है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। Services can be broadly categorized into three parts: business services, social services, personal services. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बिजनेस सर्विसेज के बारे में, बेसिक पढ़ते हैं, फिर इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे, और as soon as possible चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। Business activities are those activities which are used by business enterprise to carry on business activities more smoothly. क्या है बिजनेस सर्विसेज? जो बिजनेस एंटरप्राइज यूज कर रहे हैं सर। सर क्यों कर रहे हैं यूज? सो दैट हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से चले, स्मूथली चले। अब बैंक होना ही सब कुछ थोड़ी ना है। अगर आपका बैंक है तो क्या सक्सेसफुल हो जाएंगे? नहीं सर, इट डिपेंड्स हाउ गुड सर्विसेज, हाउ बेस्ट सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग टू द कंज्यूमर। सिमिलरली इंश्योरेंस, ठीक है सर्विस है, जितनी अच्छी सर्विस देंगे उतने ज्यादा क्लाइंट आपसे कनेक्ट होंगे, वेरी सिंपल। ट्रांसपोर्टेशन में भी सेम है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जितनी अच्छी मिलेगी, कस्टमर आपकी फैसिलिटी अवेल करेगा। सिमिलर वेयर हाउसिंग, जहां पर हम फैसिलिटी दे रहे हैं प्रोड्यूसर को कि गुड्स बनाओ और हमारे वेयर हाउस में स्टोर करके रख दो। देन कम्युनिकेशन मींस व्हाट? अगर कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो आप सर्विसेज कैसे देंगे भाई? विदाउट कम्युनिकेशन, हेल्प, गेटिंग द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन, हम कैसे पूरे इंडिया के कोने कोने में अपना गुड सप्लाई कर पाएंगे? तो ये सब हमें पढ़ना है बिजनेस सर्विसेज। और डायरेक्टली बात पैसे की भी आ रही है। अगर ये करते हैं आप अच्छे से इन सभी सेक्टर के अंदर, अगर आपको ग्रोथ चाहिए, अच्छी सर्विसेज दीजिए, वेदर वी टॉक अबाउट बैंकिंग सेक्टर, वेदर वी टॉक अबाउट इंश्योरेंस सेक्टर, वेदर वी टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। जितनी अच्छी सर्विसेज देंगे, जितना अच्छा वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी देंगे, जितना अच्छा स्मूथ कम्युनिकेशन की फैसिलिटी देंगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस इंक्रीज होने के चांसेस है, राइट। सोशल सर्विसेज क्या है? सोशल सर्विस जो सोसाइटी के लिए, जिसमें एनजीओज वगैरह आ जाते हैं बच्चों, सारे एजुकेशन प्रोवाइड करना गरीब बच्चों को एंड ऑल, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। These services are carried by government as well as some business enterprises also. It depends. बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो सोशल सर्विस करते हैं बच्चों, ठीक है। बट हमारा मेन जो थीम है इस चैप्टर का, वो किसके ऊपर आके अटकेगा पता है आपको? नंबर वन,
बैंकिंग, जिसके अंदर आपको डिटेल में स्टडी करना है। नंबर 2 इज इंश्योरेंस एंड नंबर 3 इज पोस्टल सर्विस। कौन सी सर्विस? पोस्टल सर्विस। करें आगे कंटिन्यू बच्चों जल्दी से हम। चलिए चलिए आगे चलते हैं जल्दी से। चैप्टर क्या मैसेज दे रहा है आपको? पर्सनल सर्विस। आइए बच्चों रीड आउट करते हैं पर्सनल सर्विस। Personal service are experienced differently by different customers. These differ according to service provider. These also depend upon customer demand and preferences. तो पर्सनल सर्विस में भी हमने कुछ चीजों को कैटेगराइज कर लिया कि जो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू दी पर्सन, कि हम अब अलग ही टाइप से चाहते हैं कि जैसे बीकानेर में एक नई थीम आई कि रूफटॉप रेस्टोरेंट ओपन होने चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों की डिमांड होती है कि हमें पर्सनली अगर अच्छे से सेटिस्फेक्शन चाहिए, as we are ready to pay amount but we want some different type of culture, different type of restaurant. तो नया कंसेप्ट आ गया बच्चों, रूफटॉप रेस्टोरेंट ओपन होने लग गए, नए नए चीजें आने लगी मार्केट में, टूरिज्म में भी नए नए चेंजेस आए। सिंपल वो पर्सनल सर्विस के अंदर आ गया। बाकी मेन जो हमारा थीम है वो किसके अंदर है बच्चों? हमें जो मेन कॉन्सेंट्रेट करना है वो किस पे करना है? वेरियस कैटेगरीज ऑफ बिजनेस सर्विसेज, वेरियस कैटेगरीज ऑफ बिजनेस सर्विसेज। और इसके अंदर अभी अभी हमने चेक किया था देयर आर 5 सेगमेंट, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं? बैंकिंग, देन इंश्योरेंस, देन पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज। इसमें भी सबसे पहले हम किस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं बच्चों? बैंकिंग सर्विसेज। क्या है बैंक? व्हाट इज द लॉजिक ऑफ हैविंग बैंक? एक बैंक क्या हेल्प करता है आपको, आखिर क्या बेनिफिट है बैंक के, बताइए। सर बैंक बहुत ज्यादा हेल्प करता है, डेफिनेटली। विदाउट बैंक हमारे पैसे भी हम सेफ नहीं रख सकते। अगर बैंक है तो हम हैं। लॉकर फैसिलिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स फैसिलिटी, ये सब हमें कौन देता है? ऑफ कोर्स बैंक देता है सर, सिंपल। सो बैंक मींस व्हाट? बैंकिंग सर्विसेज मींस व्हाट? पढ़िए क्या लिखा है बैंक के बारे में अच्छे से जल्दी से। हाँ जी बच्चों, a bank is an institution which attracts money on deposits for the purpose of being lent to industry or trade. अरे सर ये क्या चीज है सर? बैंक क्या है बच्चों? एक इंस्टीट्यूशन जो किसको अट्रैक्ट कर रहा है? which attracts money on deposits for the purpose of being lent to industry or trade. यानी कि एक बैंक का मेन मकसद क्या है? लोगों को लोन्स प्रोवाइड करना, इंडस्ट्री को हेल्प करना, तभी तो वर्ड लिखा है पर्पस ऑफ बीइंग लैंड। आखिर एक बात बताइए, बैंक की मेन इनकम कहाँ से होती है? क्या आप सब डिपॉजिट कराते हैं उससे? ठीक है, ऑफ कोर्स वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आपका पैसा अगर बैंक के पास नहीं डिपॉजिट होगा तो बैंक मार्केट में लोन कहाँ से देगा? सोचिए, द मेन सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ एनी बैंक इज इंटरेस्ट ऑन लोन्स which we used to receive from the consumer. आज एक बैंक बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को लोन दे रहा है, पर्सनल लोन दे रहा है, होम लोन दे रहा है, कितने सारे लोन दे रहा है। उसके ऊपर बैंक को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और वो किसी भी बैंक की मेन इनकम होती है बच्चों, मेन इनकम। गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या लिखा है? बैंकर्स आर नॉट मेयरली मनी लेंडर्स। हालांकि बैंक का मेन काम केवल यही नहीं है। अ बैंक लेंड्स व्हाट इज बोरोज फ्रॉम अदर्स। अब पढ़िएगा ध्यान से। अ बैंक इज बायर and seller of money. Wow, क्या लाइन लिखी है बच्चों? देखिए, a bank is buyer and seller of money. A bank earns a margin of profit by lending money which it borrows. अब आपको इस थीम का क्या मतलब लग रहा है? आप देखिए, समझिए। अगर आज आपने 1 लाख रुपीस डिपॉजिट किए बैंक में, तो इसके ऊपर बैंक आपको कितना इंटरेस्ट देगा पता है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम नॉर्मल इंटरेस्ट देगा 4%। मैं 4% ज्यादा बता रहा हूँ, वैसे 3% हो चुका है करीबन, और मे बी लेस देन 3 हो चुका है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिक्स डिपॉजिट एंड ऑल। आप सोचिए, आपने 1 लाख रुपीस बैंक में डिपॉजिट किया, नॉर्मल आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीस, वो भी सेविंग अकाउंट में। करंट अकाउंट की तो बात ही नहीं है बच्चों। करंट अकाउंट में तो हम आपको इंटरेस्ट देंगे ही नहीं, क्योंकि आप हमारी रोज वॉट लगाते हैं, रोज आप हमारी सर्विसेज लेते हैं, आ जाते हैं सुबह सुबह। बताया था ना मैंने आपको, 100 रुपीस के नोट लेके करंट अकाउंट होल्डर्स जो बिजनेसमैन होते हैं, धाप के पैसा जमा कराते हैं, फिर विड्रॉ करते हैं। सोचिए बैंक को कितना ट्रबल करते हैं। एंड रेगुलर बेसिस पे महीने में कम से कम 20 टाइम्स तो मिनिमम आएंगे बैंक, मान के चलिए। मैक्सिमम बिजनेसमैन काम करते हैं, या तो वो आएंगे या उनके अकाउंटेंट्स आएंगे, एम्प्लॉयज आएंगे, कभी पैसे डिपॉजिट करने, कभी चेक से पेमेंट लेने, कभी चेक से पेमेंट देने, बहुत सारे इश्यूज। ठीक है, तो उनको तो इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है। अब आती है मेन मकसद, मेन ऑब्जेक्टिव जो बैंक का रहता है कि लोगों का पैसा डिपॉजिट होता है। सपोज ओवरऑल बैंक में, एक बैंक में 50 लाख रुपए आए, 50 लाख रुपीज कंज्यूमर की। ठीक है, अब कंज्यूमर का तो सेपरेट सेपरेट तो हो सकता है, किसी का 50,000 हो, किसी का 1 लाख हो, किसी का 5 लाख हो। आई एम टॉकिंग अबाउट इन ओवरऑल 50 लाख बैंक के पास पैसा आया।
अब बैंक सपोज हमें इंटरेस्ट देगी भी तो कितना देगी, 3 to 4%, 3 to 4%। अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिक्स डिपॉजिट एंड ऑल, जिसपे इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा होता है। अब बैंक इस 50 लाख रुपए का क्या करेगी? सर देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दोज आर इन हेल्प, दोज आर इन नीड ऑफ हेल्प, उन्हें पैसे की जरूरत है बच्चों। तो बैंक क्या कहता है, लोन ले लीजिए, और लोन के ऊपर 8 to 10% तो इंटरेस्ट लेंगे ही लेंगे। अब आप सोचिए, बैंक कंज्यूमर को, कस्टमर को उसके डिपॉजिट के ऊपर कितना इंटरेस्ट दे रहा है, 3 to 4%। और अगर बैंक से कोई लोन लेता है, अगर आपके पेरेंट्स ने बैंक से लोन लिया, सपोज होम लोन लिया, मान के चलिए 10 to 14% के बीच में बैंक आपके पेरेंट्स से इंटरेस्ट चार्ज करेगा ही करेगा। अब सोचिए, दिमाग लगाइए, देने में बैंक कितना दे रहा है, 3 to 4%, और लेने में लोगों से कितना ले रहा है लोन्स के अगेंस्ट में, 10 to 14% के बीच में। यानी जो बीच का डिफरेंस है वो बैंक का क्या है बच्चों, प्रॉफिट है। वेरी सिंपल। यानी बैंक लोगों का ही पैसा ले देकर इनडायरेक्टली लोगों तक ही पहुंचा रहा है, और बदले में क्या ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है। देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखा भी है, अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, banking means what? Accepting deposits of money from the public for the purpose of lending or investment। भाई हम क्या कर रहे हैं, लोगों की डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं। सर क्यों? क्योंकि सर इंडिया में तो वैसे भी लोग सेविंग्स के लिए डेडिकेटेड रहते हैं हमेशा। आप सोचिए, बात फैक्ट है बच्चों, हमारे यहाँ जो कल्चर है सेविंग का, मतलब अगर किसी के पेरेंट्स कहते हैं 10,000 अर्न कर रहे हैं, तो 4, 5, 6 तक तो कोशिश रहती है उनकी बचाने की, सेविंग कर सके। व्हाई? सो दैट इन फ्यूचर हमें या हमारे बच्चों को हेल्प मिल सके, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना, या हमें प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े फ्यूचर में जब हम सीनियर सिटीजन बन जाए, राइट? तो वो क्या करते हैं, पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, और बैंक उस पैसे का क्या करता है सर, आगे इन्वेस्ट करता है। बैंक क्या करेगा इस पैसे का, सोचिए सर, बैंक कहीं ना कहीं आगे लैंड कर देगा या इन्वेस्ट कर देगा, मार्केट में लोन्स के रूप में दे देगा, और इससे क्या होगा सर, बैंक को अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलेगा। यही ऑब्जेक्टिव है बैंक का। ये सब बेसिक बात हो गई। अब बात करते हैं जल्दी से कि आखिर बैंक हमें कौन कौन से अकाउंट्स ओपन कराने की फैसिलिटी देता है। आइए जल्दी से देखिए, आपको कितने अकाउंट्स दिख रहे हैं इस पेज पर, आपको 4 अकाउंट्स दिख रहे हैं, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, करंट डिपॉजिट अकाउंट, recurring deposit account, fixed deposit account. So I'm suggesting all of you for next 1 minute to read it out. You can scan in just next 1 or 2 minutes. Either you want to take a screenshot also, right, bachcho? So if we talk about the different types of accounts, सबसे पहले हमें स्टूडेंट्स दिख रहा है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। क्या है इसका लॉजिक? एक नॉर्मल एम्प्लॉय जो सैलरीड एम्प्लॉय है, वो जनरली बैंक के साथ कौन सा अकाउंट ओपन करता है स्टूडेंट्स? सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, राइट? जनरली क्या होता है वहां पर, हर महीने के एंड में उसके अकाउंट में सैलरी आती है बैंक अकाउंट में, ठीक है, और वो मंथ में मे बी 2 or 3 टाइम्स, सो मे बी 4, 5 टाइम्स मैक्सिमम बैंक विजिट करे। अदरवाइज कोई इशू नहीं है, बैंक को कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, दैट्स व्हाई he gets some interest also. But if we talk about businessman, वो कौन सा अकाउंट ओपन करता है बैंक के साथ? करंट डिपॉजिट अकाउंट, इन शॉर्ट वी कैन से करंट अकाउंट। ऐसा क्यों सर, व्हाट इज द डिफरेंस? एक कैटेगरी बनाई गई, सेविंग अकाउंट वो लोग जो ऑफ कोर्स अपनी सेविंग का पैसा, अपनी सैलरी में से कुछ बचा हुआ पैसा सेविंग अकाउंट के अंदर डाल देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट करंट अकाउंट, इसमें क्या होता है, ये बिजनेसमैन के लिए बना है स्पेशली। यहाँ पर क्या होता है, बार बार बिजनेसमैन अकाउंट में डिपॉजिट विड्रॉ, डिपॉजिट विड्रॉ, डिपॉजिट विड्रॉ, व्हेनेवर डिजायर, जस्ट हैव अ लुक, व्हेनेवर डिजायर, ऑफ कोर्स बैंकिंग आवर्स के अंदर, राइट? और नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिट लिमिट फैसिलिटीज अवेलेबल इन दिस अकाउंट, राइट बच्चों? और आगे लिखा भी है, नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन करंट अकाउंट, रादर सम सर्विस चार्ज इज चार्ज बाय बैंक फॉर रेंडरिंग सर्विसेज। इस पे हम आपको इंटरेस्ट नहीं देंगे, बल्कि सर्विस चार्ज और लेंगे आपसे, क्योंकि आप अगेन एंड अगेन बैंक को क्या कर रहे हैं बच्चों, परेशान कर रहे हैं। एज वेल एज कुछ अच्छी बातें भी हैं, राइट? A statement of account is sent to the account holder every week, /fortnight, /month, यानी कि या तो आप हर वीक या हर दिन के एंड में या हर महीने के एंड में हम आपके जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसको हम आपका स्टेटमेंट के रूप में आपको सेंड भी करेंगे। देन थर्ड वैरायटी इज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। कौन सा डिपॉजिट अकाउंट? रिकरिंग। बच्चों ये बहुत फेमस अकाउंट है। इसका क्या मीनिंग है, क्या लॉजिक है? सर हम चाहें तो, जैसे पोस्ट ऑफिस भी एक फैसिलिटी देता है आपको रिकरिंग अकाउंट डिपॉजिट की, जिसे हम शॉर्ट में आरडी बोलते हैं। इट मींस हर महीने
जो डिपॉजिटर है यानी कि हम जैसे ह्यूमन बींग्स, हम क्या करते हैं बच्चों, हम क्या करते हैं, हर महीने एक फिक्स अमाउंट बैंक के अंदर डिपॉजिट करते हैं, वट एवर द फिक्स अमाउंट, और लास्ट में क्या होता है, मैच्योरिटी अमाउंट, यानी कि जिस दिन आपका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, जनरली 3 इयर्स और 5 इयर्स, बैंक में जनरली 3 इयर्स का आरडी अकाउंट रहता है, पोस्ट ऑफिस में जनरली 5 इयर्स का आरडी अकाउंट रहता है। सर इसका क्या बेनिफिट है, इंसान एक ह्यूमन बीइंग अपनी छोटी छोटी सेविंग की अमाउंट क्या करता है, आरडी अकाउंट के रूप में ओपन कराता है, एक आरडी अकाउंट, और उसमें डिपॉजिट कराता रहता है। फॉर एग्जांपल लाइक एवरी मंथ यू आर डिपॉजिटिंग 500 रुपीज और 1000 और 200 व्हाटएवर, और जिस टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, what you will get, the amount together with interest is repaid on maturity, है ना। The rate of interest on RD is higher than on the savings account। समझे आप इसका मतलब क्या है, क्या है इसका मीनिंग, कि अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करा रहे हैं तो हो सकता है वहां पे बैंक आपको 4% दे रहा है, लेकिन आरडी अकाउंट पे हो सकता है 5 या 6% दे रहा है। तो अगर आपको चांस मिले तो आप कौन सा अकाउंट ओपन कराना चाहेंगे, एनी आइडिया, इफ यू वांट टू डिस्कस। एक और पढ़ते हैं पहले, फिर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वन इज फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। सर इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर एक साथ आप फिक्स अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं for a fixed time period, for maybe 6 months to up to 5 years, maybe 2 years, maybe 1 year. The longer the period of deposit, higher is the rate of interest. Rate of interest उतना ही ज्यादा होगा। The banks issue a receipt also to the depositor acknowledging the receipts, यानी कि कितना हम आपको इंटरेस्ट देंगे, क्या क्या बेनिफिट देंगे, ये सब कुछ हम आपको लिखकर भी देते हैं बच्चों, राइट। ऑफ कोर्स एक रिसिप्ट तो देना पड़ेगा ना, बैंक में आपने पैसा डिपॉजिट किया, तो ऐसा तो नहीं है कि चलिए धन्यवाद आपने दे दिया। अब इस पे देखिए क्या लिखा है, लास्ट लाइन एफडी में, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन एफडी इज हाईएस्ट। ठीक है, अब वी आर वाइंडिंग अप विद द टुडेज क्लास, लास्ट 10 मिनट्स वी आर हैविंग। इसमें हमारा एक ही काम रहेगा, प्रैक्टिकल डिस्कशन, और वो हम पर्सनली डिस्कस करते हैं, जिसमें आप सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आई नीड योर पार्टिसिपेशन। ठीक है बच्चों, so thank you very much for attending today's class. Now we are discussing some doubts and all practical scenario, ठीक है।